तो कहते हैं ना कि कभी कभी बेमौसम बरसात हुआ करती है और कभी कभी बिन तारों की भी रात हुआ करती है। कभी कभी बेमौसम बरसात हुआ करती है और कभी कभी बिन तारों की भी रात हुआ करती है। और इस दुनिया में किसका कितना सम्मान हुआ, ये उसकी अपनी औकात हुआ करती है। नेताजी हमेशा सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई लड़े और समाजवाद की संरचना की। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। वहाँ से वो सफ़र शुरू हुआ, फिर चांद के पार तक पहुँचा और आज वो 4 बोतल वोदका पे आके हमारा दौर टिक गया है। तो इसके बारे में क्या सोचते हैं? कि पहले जो हम जो समय होता था उसमें जो बच्चे होते थे 14-15 साल तक वो माता पिता के एक तरह से संरक्षण में रहते थे। 18 साल का हो जाता था तब बच्चे को कुछ स्वतंत्रताएं मिलती थी। आजकल क्या है कि अगर बच्चा 3 साल का भी है और बच्चा खाना खा रहा है तो माँ उसको मोबाइल पर यूट्यूब पर वीडियो चला के दिखाएगी तो उसमें वो देखते हुए खाना खाता है। तो है क्या कि जो स्वतंत्रताएं बच्चों को 17 साल में मिलती थी, 18 साल में, 20 साल में मिलती थी, वो अब 3 साल के, 2 साल के, 1.5 साल के बच्चे को मिल रही है। वो अपने मन की चीज़ देख पा रहा है। अच्छे अच्छे परिवारों की लड़कियां, मैं खुले तौर पे कह रहा हूं, अच्छे अच्छे परिवारों की लड़कियां डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपने आप को अश्लीलता फैला रही हैं, उसके बारे में क्या? अब ये देश का संविधान है, इसमें सबको अपनी तरह से जीने का अधिकार है। इस पर मैं क्या कह सकता हूँ, पर इतना ज़रूर है कि इंसान को उतना दिखाना, ऐसा करना चाहिए जो वो अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करता है। उतना काम करना चाहिए जैसे अगर मैं जो कर सकता हूँ तो उम्मीद करूँ मेरा बच्चा भी ऐसा करे। मैं ऐसा ना करूँ कि मुझे अपने बच्चे को डांटना पड़े, तू क्यों कर रहा है। तो लोग जो कुछ आज मम्मियाँ जिस तरह से कर रहे हैं, हालांकि बहुत सारे लोग क्रिएटिव हैं, अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वास्तव में कुछ ऐसा कर रहे हैं जो देखने लायक नहीं है। तो कहते हैं ना कि कभी कभी बेमौसम बरसात हुआ करती है और कभी कभी बिन तारों की भी रात हुआ करती है। कभी कभी बेमौसम बरसात हुआ करती है और कभी कभी बिन तारों की भी रात हुआ करती है। और इस दुनिया में किसका कितना सम्मान हुआ, ये उसकी अपनी औकात हुआ करती है। और उसी औकात के जीते जागते गवाह मेरे साथ 2 ऐसी शख्सियत हैं जो आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। एक तरफ है संवेदना फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मवीर सिंह राही जी, दूसरी तरफ है विख्यात जिन्होंने विश्व के पटल पर अपना डंका बजाया, कवि कुम्हार मनोज जी। ये 2 ऐसी शख्सियत हैं, लोगों से बात करने को और जानने का प्रयास करता हूँ कि वास्तविक जो आज का परिवेश है, चूंकि आपका अगर थोड़ा सा परिचय दिया जाए तो राजनीतिक बैकग्राउंड भी रहा, उसके बाद आंदोलनकारी भी रहे, मुकदमे भी झेले, बहुत सारे उतार चढ़ाव जीवन में आए और समाज सेवा के माध्यम से अपने जीवन का जो वास्तविक योगदान देना चाहिए वो दे रहे हैं। दूसरी तरफ कुम्हार मनोज जी हैं, वो भी वास्तविकता में उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया अपने जीवन में और छोटे से मुकाम से जाकर और आज जो विश्व के पटल पे पहचान बनाई है। सबसे पहले सर आपसे ही शुरुआत करें। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहला सवाल आपसे है कि वो कौन सा समय था, वो कौन सा दौर था जिस दौर में, जिस समय में आपने शुरुआत अपनी राजनीति की करी थी? वो दौर था 1990 के दशक में। 1991 में हमने राजनीति की शुरुआत की थी और माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी की जो विचारधारा थी, जो पिछड़े अगड़े और अल्पसंख्यकों को हितों की, जो यूथ की राजनीति में लोगों को बराबरी का दर्जा दिलाने का जो उनका एक संकल्प विचारधारा थी, उससे प्रभावित होकर के हमने नेताजी के साथ शुरुआत की थी और उनके विचारों से प्रभावित होकर के हमने नौकरी से इस्तीफा देके माननीय नेताजी के साथ में 2000 तक विभिन्न पदों पर रहते हुए नेताजी के मार्गदर्शन में हमने काम किया। नेताजी का दौर, आज अखिलेश जी का दौर, दोनों दौरों में क्या अंतर आप महसूस करते हैं? नेताजी के दौर में एक बड़ी विचारधारा थी और विचारधारा के लिए लोग लड़ते थे और लोगों की विचारधारा, लोगों की भावनाएं नेताजी के बिल्कुल समर्पण, नेताजी का समर्पण जनता के लिए था, जनता का समर्पण नेताजी के लिए था। लेकिन अब उसमें बदलाव आया है कि अब इस समय जो है पुराने लोगों, नेताजी के दौर के लोगों को इस दौर के लोग जो हैं, जो अखिलेश जी के नेतृत्व की जो समाजवादी पार्टी है, उसमें उन लोगों को उपेक्षित किया जा रहा है, उनको अनदेखा किया जा रहा है। और आज परिवार, समाज, दल जो भी है, बिना अनुभव के, बिना बुजुर्गों के मार्गदर्शन के संभव नहीं है। और वही एक गलती जो हो रही है। और बाकी तो नेताजी के पद चिन्हों पे अखिलेश जी चल रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छा चेहरा है। और बिल्कुल सही बात यह है कि नेताजी, कह सकते हैं कि छोटे नेताजी जो नाम दिया गया वो गलत नहीं है,
लेकिन सही बात यह है कि जो नेताजी की विचारधारा, जो दबे पिसे शोषित लोगों की जो उनकी इन्होंने जो संरचना की थी कि इन लोगों को हमें न्याय दिलाना है। सर, अभी आपने कहा दबे कुचले शोषित लोग, वास्तव में अगर समाजवाद की प्रस्तावना को देखा जाए तो उसका मूल उद्देश्य है समता और संपन्नता, कहीं ना कहीं बराबरी का एक हक। आपने दौर की शुरुआत करी, उसी समता और संपन्नता का झंडा आपने उठाया और आज आप वो दौर छोड़कर और कहीं ना कहीं जैसी राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि उसके विरोध में खड़े हो गए। नहीं, देखिए, मेरी जो बीच की बात है वो विचारधारा की है। हमारी विचारधारा नेताजी की विचारधारा है। हम नेताजी की विचारधारा में, उनकी पाठशाला में हम पढ़े हैं, जहां हमने सामाजिक सिद्धांतों की बात की है। समाजवाद के खिलाफ, सामंतवाद के खिलाफ समाजवाद की स्थापना हुई थी। नेताजी हमेशा सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई लड़े और समाजवाद की संरचना की। आज समाजवाद पर सामंतवाद हावी है। आज बड़े लोग, उद्योगपति आज समाजवादी पार्टी में प्रमुख पदों पर हैं और नेताजी के ज़माने में झुग्गी झोपड़ी, जैसे तमाम मैनपुरी के उदाहरण है, जैसे रामेश्वर दयाल वाल्मीकि रहे, जो बिल्कुल ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको नेताजी ने बहुत ऊपर तक पहुंचाया, जैसे तमाम नाम हैं। और मेरी जो विरोध मानते हैं वो चाटुकार किस्म के लोग हैं। मैं कभी चूँकि मैं समाजवाद तो लोहिया जी का विचारधारा थी कि असली समाजवाद तो गांव गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले के शरीर से निकले हुए पसीने की बदबू का नाम समाजवाद है। तो हम उसी किसान के बेटे हैं। तो हम लोगों के क्या, जो किसान हैं, दबे हैं, पिछले हैं, शोषित हैं, अल्पसंख्यक हैं, वो सबके दिलों में समाजवाद बसता है। अभी आऊँगा सर, आपके पास भी आऊँगा। कुम्हार जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहा यह जाता है कि जहाँ ना पहुँचे रवि और वहाँ पहुँचे कभी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, कहाँ से शुरुआत हुई थी? वो कौन सा दौर था, वो कौन सा समय था, वो कौन सी परिस्थिति थी कि मनोज से कुम्हार मनोज आप बन गए? मेरी गज़ल का एक शेर है, हवा में रस्सियों पर दौड़ने का ढब सिखाती है। ढब मतलब कला, तरीका। हवा में रस्सियों पर दौड़ने का ढब सिखाती है, हमारी भूख ही हमको नए करतब सिखाती है। तो जो मेरी ज़रूरत थी उस वक्त, उसने ये सारी चीज़ें करने पर मजबूर किया। शोषण, गरीबी और बहुत कुछ ऐसा देखा बचपन में मैंने, तो मुझे लगा कि इसका प्रतिरोध करना चाहिए। और बचपन से ही मेरे अंदर उस प्रतिरोध को कलम के माध्यम से स्वरूप देने का एक चाव सा बन गया था। तो मुझे लगता नहीं था ये कविता है, लेकिन कुछ भी लिख देते थे। बाद में लोगों ने कहा ये तो बहुत मतलब अच्छी कविताएं हैं, और बाद में वो कविताएं प्रसिद्ध हो गई, तो कुमार मनोज हो गए और आप इतने सारे लोग प्यार करने लगे, तो बस वही काम आज भी कर रहे हैं। अच्छा सर, एक सवाल मेरे जहन में आता है, चूँकि हिंदी की कविता की अगर बात करूं तो हिंदी को माँ बताया गया है। आपके कवि परिवार से ही निकल के आया कि हिंदी माँ है, उर्दू मेरी मौसी है। कहीं ना कहीं हिंदी की कविताएं पूर्णतः विलुप्त हो गई थी और बॉलीवुड का दौर हावी हो गया था। आज फिर से आप लोगों ने प्रयास किया और हिंदी को एक तरीके से जीवित कर दिया। तो क्या क्या संघर्ष करना? देखिए, दो तरह का कल्चर होता है, एक सिनेमा है और एक जनभावना है। एक तरफ से सिनेमा भी होता जनभावना का रूप ही है, लेकिन जो जिस समय की आप बात कर रहे हैं कि जब उर्दू सिनेमा में होता था, तो क्या होता था कि जो अच्छे घरों के लोग थे वो सिनेमा को थोड़ा सा कमतर आंकते थे, तो अच्छे घरों की लड़कियां नहीं उसमें जाती थीं। और ख़ासकर ये थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन इस सिनेमा में जो पुराने शुरुआती दौर है वो घरानों से आए थे, जो तवाइफ के घराने होते थे, जो वहाँ से लोग आते थे। तो उनका जो भी उस्ताद हुआ करता था, उनका कल्चर था, वो उर्दू वाला था। तो वही चीज़ें लेकर वो इसमें आए, और शुरुआती जो फिल्में होती थी वो रूमानी टाइप की होती थी। उनमें इस तरह की चीज़ें दिखाई जाती थी, राजा महल। बाद में सिनेमा का थोड़ा परिदृश्य बदला और जैसे आम जनमानस की पीड़ा दिखाई, मदर इंडिया जैसी फिल्में आने लगीं, तो क्या हुआ कि जब आम जनमानस का दर्द दिखाया जाने लगा तो भाषा भी आम जनमानस की हो गई। और तब जो रमैया वस्तावैया टाइप के गीत आने लगे फिल्मों में, जो मज़दूरों की मेहनत को दिखाते थे, रोटी कपड़ा और मकान जैसी, अमिताभ बच्चन की एंट्री जैसे ही हुई, तो ऐसे लगा जैसे भारत का हर आदमी का जो अंदर का ज्वालामुखी है वो उसके अंदर से निकल रहा है। तो लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया। वहीं से सिनेमा की भाषा बदल गई,
गीतों की भाषा बदल गई और हिंदी ने धीरे धीरे प्रवेश कर लिया। और आज का जो है, आज तो आप देख रहे हैं कि सिनेमा एक्चुअल हो गया है। मतलब अगर OTT पर चले जाएं तो जैसे आमतौर पर दो लोग गालियां देते हैं, वो अभी इतना रियलिस्टिक सिनेमा हो गया है कि अब वो सारी चीज़ें वैसी की वैसे रखने लगे। तो एक यात्रा थोड़ी सी लंबी थी, लेकिन समय जो कुछ अच्छी, देखिए कभी भी जो बदलता है, जैसे आज हमारे नीरज जी की पुण्यतिथि है, तो नीरज जी जिस दौर में, तो नीरज जी अपनी कहानी सुनाया करते थे कि हम जो थे वो नदी में कूद के पैसे बीनते थे। इतने गरीब थे कि कोई पैसा फेंक जाता था तो हम कूद के पैसे निकाल लेते थे। लेकिन उस समय भी उर्दू का दौर था, तो शुरुआती दौर के जो उनके गीत हैं वो उर्दू से रिलेटेड हैं। फिर वो धीरे धीरे जब बढ़े, चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, लिखे जो खत तुझे जो तेरी याद में हजारों रंग के, क्या ये भाई ज़रा देख के चलो। तो एक यात्रा तय होती गई और मतलब नीरज जैसे लोग जब फिल्मों में पहुंच गए तो उन्होंने जो उर्दू का कल्चर था उसको बड़ा बदलने का कोशिश की। और सबसे बड़ी बात ये थी, इनके गीत इतने ज़्यादा हिट होते थे। हमारे संतोषानंद जी गए, उन्होंने गीत लिखा जो सदी का सबसे ज़्यादा फेमस गीत माना गया। वो कौन सा गीत है कि, अरे उनके तो बहुत सारे, पुरवा सुहानी आई रे, चना जोर गरम, बाबू में लाई मज़ेदार, क्रांति फिल्म के लगभग सारे गाने, प्रेम रोग फिल्म के गाने उन्हीं के हैं। मनोज जी, एक बात मुझे याद आ गई। अभी आपने कहा कि चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। वहाँ से वो सफ़र शुरू हुआ, फिर चांद के पार तक पहुँचा और आज वो 4 बोतल वोदका पे आके हमारा दौर टिक गया है। तो इसके बारे में क्या सोचते हैं? कि पहले जो जो समय होता था उसमें जो बच्चे होते थे 14-15 साल तक वो माता पिता के एक तरह से संरक्षण में रहते थे। 18 साल का हो जाता था तब बच्चे को कुछ स्वतंत्रताएं मिलती थी। आजकल क्या है कि अगर बच्चा 3 साल का भी है और बच्चा खाना खा रहा है तो माँ उसको मोबाइल पर यूट्यूब पर वीडियो चला के दिखाएगी, तो उसमें वो देखते हुए खाना खाता है। तो है क्या कि जो स्वतंत्रताएं बच्चों को 17 साल में मिलती थी, 18 साल में, 20 साल में मिलती थी, वो अब 3 साल के, 2 साल के, 1.5 साल के बच्चे को मिल रही है। वो अपने मन की चीज़ देख पा रहा है। तो हुआ ये कि जो फोन्स हैं वो यूथ पर ज़्यादा पहुँच गए, मतलब बच्चों से लेकर और जो 20-25 साल का युवा है उसके पास। तो जब उसके मन की कोई बात लेकर आता है, एक बोतल वोदका या तेरी कौन सा है कि आंटी वो करा देगी, क्या आंटी पुलिस बुला लेगी, तो जो यूथ है ना वो उसको वकअप करता है। और वो इतनी बड़ी संख्या होती है कि बहुत अच्छा जो गाना है वो गाना एक सामान्य व्यूअरशिप पर रह जाता है, और जो इस तरह के होते हैं पॉप और ये सब हिप हॉप टाइप के, ये एकदम से वायरल हो जाते हैं। अच्छा मनोज जी, एक सवाल और मुझे याद आ गया। अभी अब आज का जो दौर आप देख रहे हो, सोशल प्लेटफॉर्म का दौर होगा, देख रहे हो, मिलियंस में लोगों के सब्सक्राइबर हैं, चाहने वाले हैं, और किस तरीके से अच्छे अच्छे परिवारों की लड़कियां, मैं खुले तौर पे कह रहा हूं, अच्छे अच्छे परिवारों की लड़कियां डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपने आप को अश्लीलता फैला रही हैं, उसके बारे में क्या? अब ये देश का संविधान है, इसमें सबको अपनी तरह से जीने का अधिकार है। इस पर मैं क्या कह सकता हूँ, पर इतना ज़रूर है कि इंसान को उतना दिखाना, ऐसा करना चाहिए जो वो अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करता है, उतना काम करना चाहिए। जैसे अगर मैं जो कर सकता हूँ तो उम्मीद करूँ मेरा बच्चा भी ऐसा करे। मैं ऐसा ना करूँ कि मुझे अपने बच्चे को डांटना पड़े, तू क्यों कर रहा है। तो लोग जो कुछ आज मम्मियाँ जिस तरह से कर रहे हैं, हालांकि बहुत सारे लोग क्रिएटिव हैं, अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वास्तव में कुछ ऐसा कर रहे हैं जो देखने लायक नहीं है। और इस पर हम क्या कह सकते हैं, इस पर तो सबका अपना मन है। सोशल मीडिया ने उनको आज़ादी दी है और वो अपना कर रहे हैं, लेकिन बेहतर कर सकते हैं। एक लड़की बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आती है, पूरे कपड़े पहन के बहुत वायरल हो जाती है, और एक बहुत वल्गर टाइप का अगर शो करती है तो हमेशा से, शुरू से भी ऐसा रहा, अब भी ऐसा ही है। उल्लू टीवी को आदमी जो चलता देख तो सकता है, लेकिन वो स्वीकार्य नहीं हो सकती है। तो जो भी चीज़ें खराब हैं, वल्गर हैं, वो उसका अपना दर्शक वर्ग है। बाकी ये है कि मुझे लगता है कि दिखाना वही चाहिए जो आप अपने बच्चों से, अपने परिवार से उम्मीद करते हैं कि मेरे सामने ये इतने तक कर पाएँ।
है ना। ये दो वो बल्ब हैं जो वास्तविकता समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं, और मैं भी इनके बीच में आज बैठा हूं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। सर, आंदोलन की अगर बात करूं तो वो आंदोलन का कौन सा दौर था, और पहला आंदोलन आपने जो किया था उसकी कुछ यादें? पहला आंदोलन एक मैनपुरी सिरसागंज रोड पर एक जवापुर का पुल था, वो टूट गया था और करीब 180 गांव का आवागमन खत्म हो गया था। ये आंदोलन 2003 और 2004 के बीच का है। तो उसके लिए बहुत दिनों तक वो पुल नहीं, तो वो लोग कहीं गांगसी होके निकलते थे, कहीं घिरोर होके निकलते थे, बड़े लोग परेशान थे। 2-2 किलोमीटर के लिए 25-40 किलोमीटर जाते थे। तो पहला आंदोलन हमने उस समय किया था जवापुर पुल के लिए, और वो पुल बना। उस समय नेताजी की सरकार थी। उसके बाद घिरोर विधानसभा का अस्तित्व समाप्त हुआ, और चूँकि सर्व समाज के सम्मान की लड़ाई थी, बहुत दिनों तक सोचा कि कोई लड़ेगा, लेकिन जब लगा कि मैनपुरी जनपद में कोई भी व्यक्ति इस घिरोर विधानसभा के अस्तित्व मिटने पर कोई नहीं बोला, इससे पहले मैनपुरी 2 पार्ट में हुआ, कोई नहीं बोला, तो ये आंदोलन हमने 9 अगस्त 2014 को हमने शुरू किया था, और ये आंदोलन 28 दिन चला। और घिरोर सर्व समाज के लोगों का दर्द था, हमारा अपना कोई दर्द नहीं था, क्योंकि इतने लोग थे, इतने नेता भी थे क्षेत्र में, इतने पूंजीपति भी थे, लेकिन कोई किसी पर नहीं फर्क पड़ रहा था। तो मुझे लग रहा था कि कहीं न कहीं कुछ ऐसा मेरे बुजुर्गों ने, मेरे पूर्वजों ने जो मुझे सिखाया कि मतलब इसका नहीं है कि आप कितने साल तक जिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कैसे जिए इस बात का बड़ा महत्व होता है। तो हमने कि ये आंदोलन शुरू किया, और लोगों की जनभावनाएं थीं और लोगों का स्नेह प्यार था, और ये 28 दिन में ये आंदोलन जीते। फिर उसके बाद एक बनगांव आंदोलन हमने किया। जीवन में आंदोलन से जुड़ा रहा आपका। अच्छा राही जी, एक सवाल और, चूंकि आप देख सकते हो आपके बगल में कवि बैठे और राष्ट्रीय विख्यात कवि बैठे हैं। एक दौर था जब राजनेता कवियों को सुनना पसंद करते थे और अपनी आलोचनाओं को सुनते थे। मनोज जी ने भी कई जगह कवि सम्मेलन करा होगा, और राजनेता सामने मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री तक बैठे होंगे। आज का दौर जो बदल गया है, सुनने की क्षमताएं राजनेताओं में खत्म हो गई हैं, उसका क्या कारण? असली कारण ये है कि पहले जो नेता थे जमीनी धरातल से निकल के आते थे, साहित्य को पढ़ते थे, और पढ़े लिखे वो अध्ययन करने वाले नेता हुआ करते थे। अब जो नेता आ रहे हैं ये सुपोषित हैं, इनको साहित्य का कोई ज्ञान नहीं है, अध्ययन, इन्हें साहित्य के बारे में किसी को नहीं मालूम। किसी से यदि किसी अभी नेता से किसी से यदि आप अभी किसी इतिहास पे ही चर्चा करें तो आपके 90% नेता फेल हो जाएंगे। और पहले के जो नेता हुआ करते थे वो बड़े चिंतनशील नेता हुआ करते थे। कवियों से वो अपनी आलोचनाएं सुन के उनमें सुधार करने के लिए एक वृत्ति पैदा करते थे, और लोग कहते थे तो कभी भी कहने में ये संकोच नहीं करते थे कि अमुक नेताजी के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं उन नेताजी के लिए कह रहा हूँ। तो ये दौर था, क्योंकि साहित्य हमारे समाज से शिक्षा का और संस्कारों का जो नैतिक मूल्यों में जो गिरावट आई है उसका कारण है। अब पहले लोग कह देते थे कि साहब कि आदमी जब मर जाता था तो उसकी आत्मा भटकती थी, अब आत्मा मर चुकी, आदमी सड़क पे भटक रहा है। अब इंसान तो जिंदा है लेकिन इंसानियत मर चुकी है। क्यों? अब आज का दौर कौन सा है? क्योंकि अब हर आदमी, यदि जो जैसे विपक्ष की राजनीति की बात होती थी तो लोग, सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष को कई गुना अहमियत देते थे, उनका सम्मान करते थे। क्यों? कि ये पहले के नेता कहा भी करते थे कि जिस सत्ता का विपक्ष मजबूत होता है वो सत्ता संतुलन में चलती है, और लोहिया जी कहा करते थे कि जिस सत्ता का विपक्ष कमज़ोर हो जाता है वो सांड बन के सड़क पर दौड़ने लगती है। तो ये स्थिति रही है। और अब तो स्थिति ये हो गई कि कहते नहीं है कि ज़िंदगी को इस तरह छलने लगे हैं सांप, आदमी की शक्ल में पलने लगे हैं सांप, क्या पता किस मोड़ पर डसकर चले जाएं, ये रिश्ते और संबंधों के नाम पर पलने लगे हैं सांप। धन्यवाद सर। एक सवाल मुझे याद आ गया, चूँकि आप कभी हैं, बहुत देर से मैं सोच रहा था। अभी एक आदेश जारी हुआ है, चूँकि सावन का महीना शुरू होने वाला, कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। आदेश मुजफ्फरनगर में स्पेशली, चूँकि उसी बेल्ट से हरिद्वार से कांवड़िए आते हैं, सरकार ने आदेश किया है कि जितने भी फल विक्रेता हैं या जो भी सामान बेचेंगे सबकी दुकान पे उनके धर्म का
यानी कि नाम लिखने का वही, कौन रहीम है, कौन राम है, कौन अहमद है, कौन क्या है। इसके बारे में क्या सोचता, दो पंक्तियों के माध्यम से? मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि नई तहजीब में पढ़कर पुरानी भूल बैठे हैं, बगीचे की हवा बारिश का पानी भूल बैठे हैं, उलझ कर रह गए हैं दाल रोटी के मसाइल में, जवानी में भी हम अपनी जवानी भूल बैठे हैं। तो दरअसल क्या है कि सरकार का अपना एक तरीका है काम करने का। अब उसमें उसको क्या बेटर लगता है प्रशासन बनाए रखने के लिए। संविधान ये नहीं कहता कि लोगों का धर्म और जात के नाम पर विभाजन हो, लेकिन होता है। आप किसी भी नौकरी में फॉर्म डालिए तो आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सी हैं, पिछड़ी हैं, फिर पिछड़ी में क्या हैं। तो अब ये एक पैटर्न चल पड़ा है। तो सबसे पहले जो मुझे लगता है वो ये ख़त्म करना पड़ेगा कि जो पिछड़ा, दलित, जात, इस चीज़ को मिटाना, और ये बहुत लंबी प्रोसेस है। इसलिए सरकार क्या करती है उसका अपना सोचना है। इस पर मैं बहुत कोई गहरी टिप्पणी नहीं दूंगा, है ना। मैं एक ऐसे उनका जो काम है वो अहले सियासा जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो मैं प्रेम बांटने वाला आदमी हूँ, है ना। तो इसलिए राजनीति से जुड़े हुए सवाल थोड़े से मैं बचता हूँ, क्योंकि कमोबेश मैंने राजनीति का जो 30, 40, 45 साल से, मैं 40 साल से तो लगभग देख रहा हूँ, सबका लगभग चेहरा वही होता है। कुछ का थोड़ा ज़्यादा डार्क हो जाता है, कुछ का थोड़ा कम डार्क होता है। जिसका जितना संगठन, जितनी टीम वर्क ज़्यादा होता है, वो उतनी ही सख्ती से, उतने ही नए तरीके से हावी होता है समाज पर। जिसका थोड़ा कम होता है उसमें थोड़ी लिबर्टी होती है, बस ये समझ लीजिए। तो और दूसरी बात ये है, जैसे आपने एक प्रश्न भी किया था कि पहले राजनेता सुन लेते थे, अब नहीं सुनते। इसके पीछे एक कारण है। पहले जो नेता चुनाव लड़ता था वो जन जन से जाता था, तो एक संगठन होता था उसका, गांव-गांव में नाम से नेता पहचान लेता था। अब क्या होता है, पीके जैसे ग्रुप्स होते हैं, प्रशांत किशोर जैसे लोग, वो उनको ठेका दे दिया जाता है चुनाव जिताने का। भैया तुम्हारा 10,000 करोड़ का ठेका है, तुम बिहार में चुनाव जिता के दो। तो वो बताता है कि आप गांव के आदमी को चटक होर्डिंग पसंद है, तो चटक कलर की होर्डिंग बनवाओ, गांव में जाके साड़ियाँ बांटो। वो सारा प्लान करता है। जनता से कोई एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी लगी हुई है। जब नेता का जनता से सरोकार नहीं होगा, अब उसने पैसा खर्च किया है, तो जब चुनाव जीतेगा तो वो पैसा कमाएगा। अब कोई आदमी ऐसे में पहुंच जाएगा, साहब हमने आपको वोट दिया, तो नेता आश्वस्त है कि वोट इसने नहीं दिया है, वोट बीच वाला जो है, जो उसने दिलवाया है। तो वो अरे कहाँ से आ गया, इसको हटाओ। पहले जब जनता खड़ी होती कहते साहब वोट दिया है आपको, तो नेता चाहे भले ही सामने ना बोले, अंदर जाके कहता है यार ये कौन आदमी था, इसको ज़रा देख लेना, इसका क्या काम है। तो ये जो कट हो गया, जो बीच में जो एक तरह से जो एक क्या कहेंगे ब्लॉकेज आ गया, इस ब्लॉकेज ने सारा कुछ गड़बड़ कर दिया। हाँ, अब कोई सुनना नहीं चाहता किसी को, अपनी सिर्फ कहना चाहता है। और ये एक स्ट्रेटजी भी है, और ऐसी स्ट्रेटजी में लोग सफल भी हुए हैं कि अपनी बात कही। उनके अपने एजेंडे जो होते थे उन्होंने अपने बड़े बेबाकी से कहे। उनके पास एक बहुत शानदार टीम है, वो गली गली गांव गली काम कर रही है। एक हर पार्टी के पास, ये कोई पार्टी विशेष की, हर पार्टी के पास एक मीडिया सेल है जिसका हज़ारों करोड़ का बजट होता है। आपके मोबाइल आप खोलेंगे, कभी राहुल जी आएंगे, कभी मोदी जी आएंगे, कभी कोई आएगा। तो ये एक सारा प्लान। पहले क्या होता था, जनता टूटी सड़क, नेता है तो बुलाते थे गांव वाले, नेताजी एक बार गांव आओ, इसलिए बुलाते थे कि जब टूटी सड़क देखे नेता। और नेता जब टूटी सड़क देखता तो कहता साहब आपकी चुनाव में जब इतो काम कर दियो, जो सड़क बनवाए दियो। तो नेता को अंदाज़ा रहता था, उसकी जवाबदेही रहती थी। अब किसी की कोई जवाबदेही, हर जगह एक एक ग्रुप बैठा है। लेकिन फिर भी लोकतंत्र में जनता आज भी सबसे मजबूत होती है। अमेरिका जैसे लोकतंत्र में भी जनता ही फैसला करती है, भारत जैसे लोकतंत्र में भी जनता फैसला करती है। सर आखिरी सवाल आपसे है, आज का जो दौर है पारिवारिक दौर है, मैंने देखा है कि आपने भी बहुत कर, चूँकि सब लोग यहाँ परिवार वाले बैठे हुए हैं, परिवारों में दूरियाँ क्यों हो रही हैं? बगल वाले कमरे से आवाज़ आ रही है तो दूसरे वाले भाई को ये नहीं पता चलता कि दूसरे जो कमरे से आवाज़ आ रही है वो दर्द की आवाज़ है या फिर खुशी की आवाज़ है। देखिए, सही बात तो यह है कि किसी ने कह दिया कि दर्द तो दर्द है कहने के लिए,
एक आदमी ज़रूरी है दर्द के गांव में रहने के लिए। आज कोई किसी के साथ नहीं रह रहा। इस फ़ोन ने, पाश्चात्य सभ्यता ने हमारे समाज को बिल्कुल तोड़ के रख दिया है। आज आप देखें कि आज एक बेटा अच्छा बेटा बनना चाहे तो वो अच्छा पति नहीं बन सकता। अच्छा पति बनना चाहे, बन गया यदि, तो अच्छा बेटा नहीं हो सकता। आज घरों में महत्वाकांक्षाएं परिवारों में इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं और टूटते आर्थिक संसाधनों में आदमी इतना परेशान है कि जो किस तरह जी रहा है। बुजुर्गों के बीच में लोगों ने उठना बैठना बंद कर दिया, लोगों के बीच से दूरियां बना ली और आजकल जो दौर है वो केवल फ़ोन में और अपने लोगों में जी रहे हैं। आज जो आप देख रहे हैं कि जो आत्महत्याओं का दौर बढ़ा है, उसके पीछे मानसिक तनाव है। मानसिक तनाव का कारण ये फ़ोन है, पाश्चात्य सभ्यता है। क्योंकि हमारे पूर्वज जो हैं पेड़ों की भी पूजा करते थे, हवा की पूजा करते थे, सुबह जल चढ़ाते थे, और आज आपका बच्चा तो 8-9 बजे उठता ही है, रात में सोया था फ़ोन के साथ, उठा भी फ़ोन के साथ। हमारे बहुत सारे लोग तो शाम की रख लेते हैं कि सुबह उतारने के लिए भी व्यवस्था करनी पड़ती है। उसके पीछे सिर्फ ये है कि घटते आर्थिक संसाधन और दो तरह की ज़िंदगी हो गई। एक दर्शन की जो ज़िंदगी जी रहे हैं उनकी संख्या है 5-10%, और जो प्रदर्शन की जो ज़िंदगी जी रहे हैं उनकी संख्या है 80 से 85-90%। तो आज दुखी वही लोग हैं, उन्हीं परिवारों में कलेश है, परेशानियां हैं। क्यों? अब हमारी क्षमताएं 2000 रुपये खर्च करने की, अब कुमार मनोज जी के हम जाके 20,000 हम ताव में खर्च करके आते हैं, तो अब हम 20,000 क्षमता 2000 की 18,000 को पटाने के चक्कर में फिर बच्चों की पढ़ाई। आज शिक्षा इतनी महंगी हो गई, शिक्षा अब ये मान लीजिए कि पूरी तरह व्यापार हो गया है। क्योंकि अब आदमी यदि प्राइमरी में भेज रहा है तो उसका स्तर कमज़ोर हो रहा है। तो इसलिए आज ज़रूरत इस बात की है कि जो हमारी सनातन संस्कृति है, हमारे पूर्वजों का जो विचारधारा थी, उनसे हम जुड़ने, और जो हमारी पुरानी परंपराएं थी और बुजुर्गों का जो नेतृत्व था, वो जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग इसी दौर से गुजरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का, बहुत बहुत स्वागत। कहा यह जाता है कि उसूलों पे आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, और ज़िंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत नमस्कार।